Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 14 Biology FSC Part 1. Our discussion topic is centriole. सेंट्रियोल बच्चे यूकैरियोटिक सेल की एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है जिसको डिस्कवर किया था बोवरी एंड वैन बेंडन। ये बच्चे दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 में सेंट्रियोल को सेल में डिस्कवर किया था। सेंट्रियोल क्या होते हैं? सेंट्रियोल इज अ स्मॉल सिलेंड्रिकल सेल ऑर्गेनल सीन नियर द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो सेंट्रियोल होते हैं ये स्मॉल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, जो कि न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के साथ ये मौजूद होते हैं। और जितने भी बच्चे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके अंदर सेंट्रियोल जो होते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। अगर हम नंबर के हवाले से बात करें तो सेंट्रियोल जो होते हैं इनका नंबर 2 होता है। मीन ये पेयर की फॉर्म में न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस के पास मौजूद होते हैं। इनका बच्चे जो साइज़ होता है ये बहुत छोटा होता है। इनका जो साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर? अब बच्चे हम सेल के अंदर सेंट्रियोल की जो है वो लोकेशन है वो देख लेते हैं। ये बच्चे हमारे पास एक सेल है, ठीक है। सेल के जो हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस की हमने बात क्या की है कि न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस मीन ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास मौजूद होते हैं। ये बच्चे जो आप लोगों को सेल के अंदर रेड कलर के जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हैं? सेंट्रियोल हैं। अगर हम इनको बाहर निकाल के देखते हैं तो ये बच्चे आप लोगों को इस तरह के नज़र आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या हैं? सेंट्रियोल हैं। और ये सेंट्रियोल हमेशा पेयर्स की फॉर्म में सेल के न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर सरफेस होती है उसके पास मौजूद होते हैं। और ये दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। मीन ये एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बना रहे होते हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ये बच्चे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं ये एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं? ये वर्टिकल्स होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और ये 90 के एंगल पे होते हैं। क्लियर? ये बच्चे हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं। और सेंट्रियोल्स के ये जो सेंटर में यहाँ जो इनका जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम कहते हैं। क्लियर? ये बच्चे लोकेशन थी सेल के अंदर सेंट्रियोल की। उसके बाद बच्चे अक्रंस के हवाले से बात करें कि सेंट्रियोल्स स्किन के अंदर मौजूद होते हैं तो सेंट्रियोल्स बच्चे प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और लोअर प्लांट्स। लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर वेस्कुलर जो सिस्टम होता है वो वेल डेवलप नहीं होता, उनको हम लोअर प्लांट्स कहते हैं। तो लोअर प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। लेकिन बच्चे जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो हायर प्लांट्स, फंजाई और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये भी बच्चे आप लोगों ने एमसीक्यूज के हवाले से याद करना है कि सेंट्रियोल्स किन के अंदर मौजूद होते हैं और किन के अंदर ये एब्सेंट होते हैं। क्लियर? उसके बाद इसकी लोकेशन है। तो लोकेशन हम लोगों ने पीछे भी जब इसकी डायग्राम को देखा तो उधर भी हमने डिस्कस किया। जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका नंबर होता है 2 और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस की एक्सटीरियर सरफेस। मीन्स एक्सटीरियर सरफेस है कि न्यूक्लियस के ये बिल्कुल पास मौजूद होते हैं, जिसको हम पेरी न्यूक्लियर भी कहते हैं कि ये पेरी न्यूक्लियर होते हैं कि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास मौजूद होते हैं। और सेंट्रियोल्स हमेशा राइट एंगल पे होते हैं। मीन्स ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये 90 का एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ। अब बच्चे जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनको जो है वो बाउंड किया होता है एक मास ने, जिसको हम कहते हैं ग्लाटिनियस मास कहते हैं। और उसको हम जो है कलेक्टिवली नाम देते हैं सेंट्रोसोम। कि सेंट्रोसोम का मास होता है और उस मास के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। कंपोजिशन के हवाले से बच्चे बात करें तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनके अंदर स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। आप लोगों को बच्चे याद होगा, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में साइटोस्केलेटन की फर्स्ट टाइप माइक्रोट्यूब्यूल्स को स्टडी किया था। तो जो हमारे पास होते हैं सेंट्रियोल्स ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती है जो कि सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है। इसकी जो बच्चे केमिकल कंपोजिशन है वो सिमिलर होती है सीलिया और फ्लैजेला। मीन जो सीलिया और फ्लैजेला के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन मौजूद होती है ये उससे सिमिलर है। इसके बच्चे स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये सिलेंड्रिकल होते हैं और इनके अंदर जो है वो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं।
मीन्स अगर हम एक सेंट्रियोल की बात करते हैं तो एक सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और हर जो ट्यूब्यूल्स होती हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल में से हर एक जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो फर्दर 3 ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो डिवाइड हुई होती है। अगर बच्चे हम लोग देखें तो एक सेंट्रियोल के अंदर जो हमारे पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। वो कैसे हैं कि जो हमारे पास एक सेंट्रियोल है उसके अंदर 9 है टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स और हर 9 के अंदर 3 फर्दर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। तो 9 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास 27। तो ये बच्चे आप लोगों ने एमसीक्यूज याद रखना है कि एक जो सेंट्रियोल होता है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के इक्वल होता है। तो वो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वो कैसे बनते हैं कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स बनाती हैं तो वो टोटल हमारे पास बनती हैं 27। ये बच्चे आप लोगों के पास है डायग्राम। इस डायग्राम से आप लोगों को क्लियरली जो है इस माइक्रोट्यूब्यूल्स की समझ आ जाएगी। ये बच्चे इसका जो है हमारे पास सेंट्रल रॉड होता है, इसको हम हब भी कहते हैं। इस हब के साथ क्या होती हैं कि 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। जैसे बच्चे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 इसके अंदर बच्चे माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं और हर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर आप लोगों को 3 फर्दर ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं। जैसे यहाँ है 1 2 3। तो बच्चे इनको हम काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास बनती हैं 27 के लिए हमारे पास 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं इनके अंदर फर्दर 3 ट्यूब्यूल्स हैं। उनको जब हम कलेक्टिवली करते हैं तो हमारे पास बनती हैं 27 और ये बच्चे अरेंज होती हैं किससे सेंट्रल रॉड की वजह से, जिसको हम हब कहते हैं। इसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये बच्चे मैं एक सेंट्रियोल की बात कर रही हूँ। एक जो सेंट्रियोल होता है वो 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स के इक्वल होता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो सेल डिवीजन में होता है। सेल डिवीजन के अंदर कैसे होता है कि फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक अपरेटस। जैसे ही बच्चे सेल डिवाइड होता है तो सेल जब डिवाइड होता है तो उसके अंदर माइटोटिक अपरेटस बनता है जिसको हम कहते हैं एस्टर फॉर्मेशन और स्पिंडल फॉर्मेशन। जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, जैसे आप लोगों ने माइटोसिस का प्रोसेस पढ़ा हुआ है, तो माइटोसिस के अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है तो वो कैसी होती है सेंट्रियोल्स की वजह से होती है। तो इस वजह से कहा जाता है कि जो सेंट्रियोल का इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सेल डिवीजन में। अब क्या होता है कि बच्चे जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो जो सेंट्रियोल्स पेयर की फॉर्म में मौजूद होते हैं तो वो सेल की ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस के पास 2 सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं। जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो सेल जब डिवाइड होगा तो ये जो सेंट्रियोल्स का पेयर होगा ये ऑपोजिट साइड पे अरेंज हो जाएगा। क्यों अरेंज होगा? ताकि स्पिंडल फॉर्मेशन हो सके। ये बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास है सेंट्रियोल्स का पेयर है, ठीक है। ये हमारे पास सेल है और सेल ये किस फेज में है? सेल डिवीजन की फेज में है। अब ये इसके 2 ऑपोजिट पोल हैं, एक ये है और एक ये है। इसके जो हमने बात की है कि जैसे ही सेल डिवाइड होता है तो ये सेंट्रियोल ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं। एक बच्चे ये इस साइड पे आ जाता है और एक इस साइड पे आ जाता है। इस सेंट्रियोल की वजह से इसके अंदर क्या होती है? स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन के ऊपर क्या होता है? ये क्रोमोसोम्स आके अटैच्ड होते हैं। अब देखिए कि अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस में सेल जो होता है वो डिवाइड होके टू डॉटर सेल बनाता है। तो 2 डॉटर सेल कैसे बनेगा? जब उसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये बच्चे जो इसके अंदर स्पिंडल फॉर्मेशन सेंट्रियोल्स की वजह से हो रही है, तो सेंट्रियोल्स क्या करेंगे कि क्रोमोसोम्स को अरेंज करेंगे। जैसे ही क्रोमोसोम अरेंज होंगे, सेल डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम्स को जो है ये स्पिंडल फॉर्मेशन आधे क्रोमोसोम्स को इधर खींच लेगी और आधे क्रोमोसोम्स को इधर खींच लेगी। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा? सेल इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल में होंगे और इक्वल नंबर है क्रोमोसोम इस सेल में होंगे। तो जो हमारे पास सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्पिंडल फॉर्मेशन का ड्यूरिंग सेल डिवीजन। उसके बाद बच्चे हमारे पास क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है कि जो स्पिंडल है वो बनती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
फिर क्या होता है कि सेल जो होता है, ये जो स्पिंडल जब बनना स्टार्ट होती है तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा होता है कि सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है। इसके अलावा बच्चे जो हमारे पास सेंट्रियोल्स होते हैं ये सेल प्लेट फॉर्मेशन में भी जो है रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो सेल के अंदर बेसल बॉडीज़ होती हैं, जैसे बच्चे सीलिया है, फ्लैजेला है, इनके बारे में बच्चे आप लोगों ने लास्ट जो है लेक्चर उसमें डिटेल में स्टडी किया था कि जो हमारे पास सीलिया और जो फ्लैजेला होते हैं ये बेसल बॉडीज़ होती हैं। ये किस में काम करती हैं? ये इनका ज़्यादातर काम होता है मूवमेंट में। ये मूवमेंट में काम करते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी सीलिया मौजूद होती हैं। हमारा जो ट्रैकिया होता है, ठीक है, ट्रैकियल वॉल होती है, वहाँ सीलिया मौजूद होती हैं जो कि ट्रैकिया की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बच्चे आप लोगों ने पैरामीशियम के अंदर भी सीलिया को देखा हुआ है। फ्लैजेला जो कि बैक्टीरिया सेल के अंदर होते हैं, तो इनके अंदर जो बेसल बॉडीज़ होती हैं, इनकी फॉर्मेशन में भी सेंट्रियोल्स का अहम जो है वो रोल होता है। क्लियर? ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस छोटे से टॉपिक में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं और एमसीक्यूज भी बनते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।